नमस्कार साथियों, यूपीएससी पेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए जीके जीएस की शुरू होने जा रही है। इसमें ये सेशन आपका 6 होगा, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आप इसमें बहुत ही अच्छे प्रश्नों को शामिल किया गया। शानदार प्रश्नों के साथ आज हम लोग रूबरू होंगे। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। प्रश्न दिया है आपका, राम प्रभा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका एग्जाम के लिए है, राम प्रभा अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन दिया है चंपारण से, बिहार से, नेपाल से या जयपुर से। देखिए, नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल में एक अभिलेख प्राप्त हुआ, रुम्मनदेही अभिलेख। दोस्तों याद रखना, रुम्मनदेही अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये हमारा प्राप्त हुआ है नेपाल से। इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखना, इस अभिलेख को क्या कहा जाता है, आर्थिक अभिलेख। यानी अशोक के किस अभिलेख को आर्थिक अभिलेख कहा जाता है, तो आपको याद रखना है रुम्मनदेही अभिलेख को आर्थिक अभिलेख कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर एक और अच्छा प्रश्न बनता है एग्जाम के लिए, ये जितने भी अभिलेख अशोक के प्राप्त हुए उसमें सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, तो ये रुम्मनदेही अभिलेख आपका कैसा है, सबसे छोटा अभिलेख है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए, कौन सा अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है, तो याद रखना ये आपका अभिलेख कौन सा, रुम्मनदेही अभिलेख। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, नेपाल से। सेकंड, यहाँ पर बड़ा ही अच्छा प्रश्न बनता है, नेपाल से एक और अभिलेख प्राप्त हुआ है, उसको बोलते हैं निगलीबा अभिलेख। निगलीबा अभिलेख, और इसी अभिलेख का एक और नाम है निगारी सागर अभिलेख। दोस्तों याद रखना है, इसको और एक अभिलेख के नाम से जाना जाता है, निगारी सागर अभिलेख। निगारी सागर अभिलेख। तो आपको क्या रखना है यहाँ पर, निगलीबा या निगारी सागर अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये नेपाल से प्राप्त हुए हैं। आपको पता है कुल अशोक के 5 लघु स्तंभ लेख हैं। 5 लघु स्तंभ लेख काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो कौन कौन से हैं आपको याद रखने हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका आता है सांची का अभिलेख। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये आपका ये मध्य प्रदेश रायसेन जिले से प्राप्त हुआ है, सांची अभिलेख रायसेन। और साथ ही आपका यहाँ सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये भी आपका प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो ये प्राप्त हुआ है आपका इलाहाबाद से। कहाँ से, ये याद रखना, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, इलाहाबाद से। इलाहाबाद से कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो याद रखना है आपको कौशाम्बी अभिलेख। सारनाथ अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है। ये सारनाथ लघु स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, लघु स्तंभ लेख, तो ये हमारा प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो ये बनारस से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, बनारस से। स्तंभ लेख बनारस से। कहाँ से, बनारस से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका राम प्रभा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों याद रखना है जो आपके अशोक के जो अभिलेख थे, 7 दीर्घ दीर्घ स्तंभ लेख थे। कितने, 7 स्तंभ लेख याद रखने हैं आपको। 7 कैसे थे, स्तंभ लेख थे। उसमें आपने पढ़ा होगा मेरठ स्तंभ लेख, ये कैसा है, दीर्घ स्तंभ लेख है। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप जानते हो सीधी सी बात, ये मेरठ से प्राप्त हुआ है। और इसको किसने, तो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में रखवाया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, किस मेरठ अभिलेख को किसने दिल्ली में रखवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में इसको रखवाया था। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। कहाँ रखवाया था, तो दिल्ली में इसको रखवाया था, आपको याद रखना है। और ये फर्रुखसियर, एक जो आपके फर्रुखसियर, इनके कार्यकाल में विस्फोट हो गया था, बारूद से विस्फोट हो गया था, और ये स्तंभ लेख नष्ट हो गया। कौन सा, मेरठ स्तंभ लेख। आपने एक और पढ़ा होगा टोपरा स्तंभ लेख, ये आपका हरियाणा से प्राप्त हुआ है। ये दीर्घ स्तंभ लेख है, टोपरा दीर्घ स्तंभ लेख है आपका। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपको याद रखना है, ये हमारा प्राप्त हुआ है, ये हमारा हरियाणा से। कहाँ से, हरियाणा से स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरठ स्तंभ लेख, कई बार एग्जाम में पूछा गया। टोपरा स्तंभ लेख किसने दिल्ली में रखवाया था, तो इसको भी फिरोज शाह तुगलक ने रखवाया था। किसने रखवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए प्रश्न है।
फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में टोपरा स्तंभ लेख को कहाँ रखवाया था, तो दिल्ली के अंदर रखवाया था। इसी में एक और स्तंभ लेख आपका आता है प्रयाग स्तंभ लेख, बहुत महत्वपूर्ण ये अभिलेख है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। प्रयाग स्तंभ लेख जो था ये कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आप जानते हो प्रयागराज इलाहाबाद से ये प्राप्त हुआ था, और इसको अकबर ने इलाहाबाद में रखवाया था। ये याद रखना, अकबर ने कहाँ रखवाया था, तो इलाहाबाद में रखवाया था प्रयाग स्तंभ लेख। यहाँ से प्रश्न बनता है अकबर ने कौन से स्तंभ लेख को इलाहाबाद में रखवाया था, तो आपको याद रखना प्रयाग स्तंभ लेख। दो आपके चंपारण बिहार से प्राप्त हुए, उनमें आपके नाम आते हैं लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख। ये चंपारण बिहार से आपको प्राप्त हुआ है, जिसमें मोर की मुद्रा छपी हुई है, मोर का चित्र छपा हुआ है स्तंभ लेख। आपको याद रखना दो स्तंभ लेख बिहार से प्राप्त हुए। कहाँ से, बिहार से। वो कौन से दो अभिलेख हैं, तो लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख। इसमें किसकी आकृति मिली है, मोर की आकृति का चित्र मिला है, मोर की आकृति का चित्र मिला है, ये याद रखना। आपसे प्रश्न पूछा जाता है किसमें मोर की आकृति का चित्र छपा है, तो लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख। और ये कहाँ से, चंपारण बिहार से। कहाँ से, चंपारण बिहार से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, चंपारण बिहार से प्राप्त हुआ है। और यहीं पर एक और अभिलेख प्राप्त हुआ है चंपारण बिहार में, उसका क्या नाम है, लौरिया अहेरेरा। लौरिया अहेरेरा, लौरिया अहेरेरा, याद रखना। ये अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये भी चंपारण बिहार से प्राप्त हुआ है। तो दो अभिलेख आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं, दीर्घ स्तंभ लेख, तो ये आपके बिहार से प्राप्त हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है राम प्रभाव लेख की बात करते हैं, तो ये भी हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, चंपारण बिहार से। कहाँ से, और इसमें शेर की आकृति बनी हुई है। किसकी आकृति बनी है, शेर की आकृति किसमें छपी हुई है, तो राम प्रभाव लेख में। आपको प्रश्न बनता है किस अभिलेख में शेर की आकृति मिलती है, तो राम प्रभाव लेख में शेर की आकृति मिलती है। ठीक, तो ये बिहार से प्राप्त हुआ है शेर की आकृति। और इसे कहाँ रखा गया है, तो राष्ट्रपति भवन में। इस अभिलेख को कहाँ रखा गया है, तो आपको याद रखना है शेर की मुद्राओं वाला जो अभिलेख है वो रखा गया राष्ट्रपति भवन में। आपसे पूछा जाता है प्रश्न, वह कौन सा अभिलेख राष्ट्रपति भवन में रखा गया, तो राम प्रभाव लेख को कहाँ रखा गया, राष्ट्रपति भवन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, चंपारण बिहार से इसको प्राप्त किया गया था राम प्रभाव लेख को, और जिसमें शेर की आकृति छपी हुई है। ये दीर्घ अभिलेख है आपका, ये भी याद रखना है। तो बहुत सारे अच्छे प्रश्न यहाँ से एग्जाम के लिए। रुमनदेही अभिलेख को आर्थिक अभिलेख बोलते हैं, सबसे छोटा अभिलेख है, ये इंपॉर्टेंट है। निगारी सारंग नेपाल से। सांची अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ, रायसेन से। कौशाम्बी अभिलेख की बात करें, इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। सारनाथ लघु स्तंभ कहाँ से, बनारस से प्राप्त हुआ है। प्रयाग स्तंभ लेख अकबर ने इलाहाबाद में रखवाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया। मेरठ स्तंभ लेख आप जानते हो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में रखवाया था, और ये एक फक्सुयर के काल में बारूद विस्फोट के कारण ये मतलब नष्ट हो गया था। टोपरा स्तंभ याद रखना है, ये कहाँ पर, हरियाणा से प्राप्त हुआ है, और इसको फिरोज शाह ने कहाँ रखवाया था, तो दिल्ली में रखवाया था। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इस तरह से काफी अच्छे प्रश्नों को यहाँ पर लिया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अशोक के जीवित भाइयों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। दोस्तों आपका अभिलेख 5वें शिलालेख में, या 13वें शिलालेख में, या दूसरे शिलालेख में, या 7वें, ये ऑप्शंस हैं आपके। आपको बता दें कि सबसे इंपॉर्टेंट 13वें शिलालेख की, 13वें शिलालेख की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए अभिलेख है क्योंकि इस अभिलेख की अगर बात की जाए, तो शिलालेख की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कलिंग विजय की बात की गई। किसकी बात की गई, कलिंग विजय। आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि कलिंग विजय की अगर बात होती है, ये युद्ध कब हुआ था, तो 261 BC में हुआ था। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि राज्याभिषेक के, अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें राज्याभिषेक के 8वें वर्ष इसने क्या किया था, कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो कलिंग से विजय प्राप्त की थी किसने, तो ये याद रखनी है अशोक ने। और इसी युद्ध में आपको पता है अशोक के सामने जब महिलाएं आकर खड़ी हो गई थी युद्ध के लिए, तो अशोक ने सोचा कि हमने बहुत बड़ा नरसंहार किया है, तो उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया। और आप जानते हो कि अशोक फिर कभी युद्ध नहीं लड़ा है। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था, कलिंग युद्ध का जिक्र किस शिलालेख में मिलता है, किस अभिलेख में मिलता है, किस शिलालेख में, तो याद रखना है 13वें शिलालेख में किसका उल्लेख मिलता है, कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। अशोक ने कलिंग विजित किया था 261 BC में, और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष ये किया था। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद देखो
अशोक के जीवित भाइयों के उल्लेख की बात करें और दूसरे शिलालेख में क्या प्राप्त होता है, तो दूसरे शिलालेख में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये बात है कि इसमें समाज कल्याण पशु चिकित्सा का वर्णन मिलता है। समाज कल्याण एवं पशु चिकित्सा का वर्णन एवं चिकित्सा का कहने का मतलब चिकित्सा का वर्णन, तो ये चाहे मानव की चिकित्सा मान लो या पशु की, सभी प्रकार की चिकित्सा का वर्णन कहाँ देखने को मिलता है, तो दूसरे शिलाखंड में मिलता है। किसमें मिलता है? दूसरे शिलाखंड में समाज कल्याण एवं चिकित्सा की बात किसने की? अशोक ने। उसके शिलालेख पर क्या अंकित है? तो समाज कल्याण एवं चिकित्सा के बारे में पशु और मनुष्य की चिकित्सा का वर्णन यहाँ पर दूसरे शिलालेख में मिलता है। सातवें में सभी संप्रदायों के प्रति जो इनका आदेश था, सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता, संप्रदायों की बात की जाए तो सहिष्णुता की बात की, प्रेम भाव। सहिष्णुता का मतलब क्या होता है? आपस में प्रेम भाव की भावना की बात किस अभिलेख में अशोक ने दर्शाई? किस शिलालेख में? तो सातवें शिलालेख में क्या बात होती है? संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की बात की किसने? तो ये बात की अशोक ने। दूसरे में क्या? समाज कल्याण चिकित्सा की बात। 13वें शिलालेख में क्या? कलिंग विजय की बात। 261 में जो कलिंग से युद्ध हुआ था अशोक का और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष युद्ध हुआ था, उसकी बात कही किसने? जबकि प्रश्न आपका दिया है जीवित भाइयों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है, तो 5वें शिलालेख में अशोक के जीवित भाइयों का उल्लेख मिलता है। जीवित भाइयों का उल्लेख मिलता है किस शिलालेख में? तो आपको याद रखना है 5वें शिलालेख में अशोक के जीवित भाइयों का उल्लेख। आपको पता होगा कि अशोक के जो शिलालेख थे सबसे पहले किसने खोजे थे? तो स्टीफन थेलर ने। याद रखना, स्टीफन थेलर ने। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टीफन थेलर ने 1750 में सर्वप्रथम किसके शिलालेखों को खोजा था? तो अशोक के शिलालेखों को किसने खोजा था? स्टीफन थेलर ने 1750 में खोजा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेकिन अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला जो व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप था। कौन था? जेम्स प्रिंसेप। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था और ये कब पढ़ा था? तो 1837 में। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए लगा लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। 5वें शिलालेख में अशोक के जीवित भाइयों का उल्लेख मिलता है। 13वें में कलिंग युद्ध की बात की गई और दूसरे में क्या है? समाज कल्याण चिकित्सा की बात की गई और 7वें शिलालेख में क्या बात कही गई है? तो सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता, प्रेम भाव पूर्वक रहना उनके साथ, ये बात आपके 7वें शिलालेख में कही गई। सबसे इंपॉर्टेंट, आप जानते हो अशोक के 99 भाइयों की हत्या का जिक्र है कि अशोक ने राजगद्दी प्राप्त करने के लिए 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। ये जो श्रीलंका के ग्रंथ हैं आपका, कौन सा? दीपवंश। और मतलब श्रीलंका के ग्रंथ दीपवंश जो मतलब ग्रंथ है उसमें 99 भाई, और इसी के साथ एक और मतलब श्रीलंका में ग्रंथ है जिसमें 99 भाइयों का जिक्र है कि उसने मार कर सत्ता हासिल की थी। लेकिन 5वें शिलालेख में जब ये पता चलता है कि उसके जीवित भाई थे, उसके बारे में लिखा है, क्योंकि अशोक ने विभिन्न प्रांतों में अपने भाइयों को छोटे छोटे पदों पर या गवर्नर टाइप के घोषित किए थे। तो ये याद रखना है आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। हाँ सॉरी, महावंश। देखो ध्यान आ गया हमको। महावंश और दीपवंश ये जो ग्रंथ है इसमें 99 भाइयों यानी महावंश में 99 भाइयों के मारने का जिक्र देखने को मिलता है। श्रीलंका के ग्रंथ हैं। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। संविधान में ग्राम पंचायत का उल्लेख कहाँ मिलता है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। ऑप्शंस है आपके अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 48 में, अनुच्छेद 48A में। देखिए 48A में राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की बात किसमें की गई है? ये बात की गई है अनुच्छेद 48। तो ये बात जो की गई है ये 48A या 48A में
राज्य पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन की बात, जीव जंतुओं के संरक्षण की बात किसमें की गई है? तो राज्य के द्वारा जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये अनुच्छेद 48 आ कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आपका अनुच्छेद है, आपको याद रखना है। 48 आ में राज्य पर्यावरण संरक्षण संवर्धन की बात की गई। 48 आपका जानते हो जो आपका 51 आपका क्या है? तो 51 में क्या आपको मिलता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। किसमें? ग्राम पंचायतों का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ग्राम पंचायतों का उल्लेख आपका मिलता है अनुच्छेद 40 में। ठीक, आपको याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की बात अगर करें तो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, शांति एवं सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, शांति एवं सुरक्षा की बात किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो आपको याद रखना है संविधान में 51 अनुच्छेद के आर्टिकल 51 जो आपका है अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात करता है, विदेश नीति की बात करता है। आपका अनुच्छेद कौन सा है? 51। तो आर्टिकल 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात। 48 में अगर बात करें तो राज्य कृषि एवं पशुपालन, आपको याद रखना है राज्य कृषि एवं पशुपालन का जिक्र किस संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो आपको याद रखना है ये हमारा मिलता है किसमें? तो ये हमारा मिलता है 48 में। ठीक, 48 आ याद रखना, 48 याद रखना, 51 और ग्राम पंचायतों का उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 40 में, यानी आर्टिकल 40 में, और यही इसका क्या है? ऑप्शन का आंसर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के बजट को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी पेट एग्जाम के लिए या अन्य दूसरी एग्जामों के लिए भी। देखो ऑप्शन दिया है 112, आर्टिकल 112, आपका 217, 124 और आपका 53। ठीक, तो आर्टिकल की अगर बात करें, देखिए 112 में अगर बात करें तो भारत का बजट कहाँ आता है? तो आर्टिकल 112 में आता है। ठीक, 217 की बात करें तो हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है? तो वो याद रखना 217 नियुक्ति। तो आपको बड़े अच्छे से याद रखना है नियुक्ति, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो आपका 200 आर्टिकल नंबर 217। 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की बात होती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत की गई है? तो आपको याद रखना है 124 आर्टिकल नंबर 124। आप जानते हो आर्टिकल 53 जो है ये राष्ट्रपति से रिलेटेड है। आपके आर्टिकल नंबर 52 यानी 52 में ये कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दूसरी बात, संघ की शक्ति, याद रखना संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की शक्ति किसमें निहित होगी? तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है 53। तो राष्ट्रपति की शक्ति किसमें निहित होगी? ये संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और बजट, भारत का बजट पेश होता है, आप जानते हो इस समय आपकी कौन बजट प्रस्तुत करती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। महिला है, लेकिन कौन है ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया गया, संविधान संशोधन का तरीका किस देश से लिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन दिए दक्षिण अफ्रीका से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन से। देखिए ब्रिटेन से लिया गया द्विसदनीय प्रणाली। द्विसदनीय प्रणाली कहां से ली गई? तो आपको याद रखना है ये हमारी ली गई है ब्रिटेन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, द्विसदनीय प्रणाली के बारे में बात कहाँ की गई है? तो ब्रिटेन में। और आपके विधि के निर्माण की प्रक्रिया, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधि के निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया, ये दोनों ही महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको याद रखनी है कहां से ली गई है? तो ये ब्रिटेन से ली गई है। द्विसदनीय प्रणाली, विधि के निर्माण की क्रिया। आप जानते हो कि ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया। क्या लिया गया? समवर्ती सूची की बात की गई है। समवर्ती सूची का उल्लेख कहां से है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया से। और आपको याद रखना प्रस्तावना की भाषा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है हमारा ऑस्ट्रेलिया से। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है प्रस्तावना की भाषा। और अमेरिका से मौलिक अधिकारों की बात की गई है। मौलिक अधिकारों की बात कहाँ पर की गई है? मौलिक अधिकारों की बात की गई है
आपके अमेरिका से। और आप जानते हो इसमें एक और महत्वपूर्ण बात, उपराष्ट्रपति का पद, याद रखना, राष्ट्रपति का पद की बात, के पद की बात कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना अमेरिका के संविधान से। और आप जानते हो महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ से लिया गया है भारत के संविधान में, तो ये भी आपके अमेरिका से लिया गया है। और आप जानते हो तो मौलिक अधिकार हो गए, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, महाभियोग हो गया, ठीक। वित्तीय आपातकाल ये भी लिया गया है आपका कहाँ से, तो आपको याद रखना वित्तीय आपातकाल की बात कहाँ से की गई है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब भारत का वित्तीय आपातकाल के लिए आर्टिकल कौन सा है, 366। ये आर्टिकल 366 में बात करता है वित्तीय आपातकाल की। आप जानते हो संविधान के संशोधन का तरीका हमारा कहाँ से लिया गया, तो आपको याद रखना है दक्षिणी अफ्रीका से। आपका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है, मई 2025 में माउंटेन एवरेस्ट पर फतह करने वाली CSIF की पहली अधिकारी कौन बनी। तो देखिए माउंटेन एवरेस्ट पर जाने वाले कई सारे लोग आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो आप जानते हो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंटेन एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई 8,850 याद रखना मीटर है। क्या है, 8,850 मीटर है। अब इसकी लंबाई पहले से थोड़ी ज्यादा हो गई है, क्योंकि पहले आंकड़ा ये क्या था, सबसे हाईएस्ट पीक थी दुनिया की। माउंटेन एवरेस्ट है कहाँ पर, तो ये नेपाल में है। कहाँ पर है, नेपाल में, भारत में नहीं है, याद रखना। और नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है सागर माथा, ठीक। जबकि आपके तिब्बती लोग इस माउंटेन एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं, तो तिब्बत में माउंटेन एवरेस्ट को चोमोलुंगमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, चोमोलुंगमा कहते हैं किसको, माउंटेन एवरेस्ट को चोमोलुंगमा। क्या नाम दिया गया, चोमोलुंगमा। किसने कहा, तो ये हमारा कहा है किसने, तिब्बत वाले लोगों ने एवरेस्ट को किस नाम से जाना, ठीक। आप जानते हो K2 गाडविन ऑस्टिन दुनिया की दूसरी बड़ी सबसे ऊंची चोटी है K2 गाडविन ऑस्टिन। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भारत के या कह सकते हैं पाकिस्तान के POK क्षेत्र में है। कहाँ पर, POK क्षेत्र में। जबकि भारत इस पर दावा करता है और राजनीतिक रूप से नक्शे में भी आपका K2 गाडविन इंडिया में है। लेकिन अगर भारत की बात करें, हिमालय श्रेणी पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत में, तो याद रखना कंचनजंगा। क्या नाम है, कंचनजंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कंचनजंगा। ये चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है हिमालय पर्वत श्रेणी पर। और यह भारत की अगर मूल रूप से पूछा जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है। और वैसे दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की या विश्व की दूसरी ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी सबसे सेकेंड ऊंची चोटी आप याद रखना है कौन सी है, तो K2 गाडविन ऑस्टिन। और तीसरी सबसे ऊंची चोटी आपको थर्ड हाईएस्ट पीक आपकी कौन सी है, तो आपको याद रखना है ये हमारा क्या है, कंचनजंगा है, ठीक। याद रहिएगा, ठीक, इंपॉर्टेंट है काफी। अब देखो यहाँ पर प्रश्न ये दिया था, इसको हाल ही में 2025 में किसने फतेह किया है, जो कि भारत की एक CISF की क्या है, अधिकारी है। ऑप्शंस हैं गीता समोटा, रजनी कुमारी, दीपिका सिंह, नेहा चौहान। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गीता समोटा, ठीक, जिसने अभी हाल फिलहाल में एवरेस्ट को फतेह किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। मई 2025 में कौन सा भारत का पूर्ण साक्षरता वाला राज्य बना है। देखिए आप जानते हो 2011 की गणना के अनुसार सबसे साक्षरता ज्यादा क्या थी, तो केरल राज्य की सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य, साक्षरता वाला राज्य। तो याद रखना सबसे ज्यादा साक्षरता 2011 की गणना के अनुसार केरल राज्य की थी। सबसे कम किसकी थी, बिहार की थी। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन था भारत में, तो बिहार था 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत की टोटल जो जनगणना थी, मतलब भारत में टोटल साक्षरता का अनुपात क्या था, या कितने % साक्षरता थी भारत में
कुल साक्षरता अगर बात की जाए तो कुल साक्षरता आप जो 74.04% थी, ठीक। जिसमें पुरुष साक्षरता की बात करें, पुरुष कितने साक्षर थे भारत 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता की बात करें तो आप याद रखिए इसमें 82.14%। और महिलाओं की बात करें तो कुल भारत में महिलाएं कितनी साक्षर थी 2011 की गणना के अनुसार अगर बात करें तो 65.46%। बहुत ही अच्छा आंकड़ा है, आपको याद रखना है, ठीक। लेकिन 2025 के अकॉर्डिंग भारत में साक्षरता का जो प्रतिशत है वो किस राज्य का है, तो याद रखिए मिजोरम राज्य ने पूर्ण साक्षरता वाला राज्य बना है 2025 में, 100% साक्षरता वाला राज्य बना है। आप जानते हो भारत का सबसे छोटा राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, आपको याद रखना, सबसे छोटा राज्य हमारा कौन सा है, तो ये हमारा गोवा है। कौन सा है, गोवा है, ठीक। सिक्किम जानते हो 1975 में भारत में ये विलय हुआ है। ये पहले क्या था, एक छोटा देश था सिक्किम, और चीन के डर से ये भारत में विलय हो गया है। केरल आप जानते हो, केरल आप जानते हो कि सबसे ज्यादा साक्षरता 2011 में कहाँ थी, तो आपको पता है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य 2025 में बना है। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। 78वीं स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर करें तो ये जो टोक्यो जानते हो, जापान, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, जापान की राजधानी का नाम क्या है, टोक्यो है। और ये उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है, सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो याद रखना ये कहा जाता है किसको, जापान को। रोम क्या है, एक प्रकार का रोम राज्य है, और ये राजधानी किसकी है, तो इटली की राजधानी है। किसकी, इटली की राजधानी क्या है दोस्तों, याद रखना इटली है। पेरिस किसकी राजधानी है, ये फ्रांस की राजधानी है, और फ्रांस को सपनों का देश कहा जाता है। किसको, पेरिस को क्या कहा जाता है, सपनों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सपनों की नगरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपनों की नगरी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पेरिस को। और पेरिस दुनिया का बहुत साफ सुंदर देश है, सुरा और सुंदरियों का देश भी किसे कहा जाता है, तो बहुत ज्यादा सुंदरता आपको पेरिस फ्रांस में मिलेगी देखने को, ठीक। जिनेवा आप जानते हो, ये जो हमारा आंसर हो जाएगा कि जो हमारी 78वीं स्वास्थ्य सभा बुलाई गई वो कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो जिनेवा में। आंसर क्या हो जाएगा, जिनेवा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आइए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में अंकित हैं। देखिए ऑप्शन दिए, सुत्त पिटक में, मिलिंद पन्नों में, विनय पिटक में, या अभिधम्म पिटक में। देखो अगर बात करें महात्मा बुद्ध के द्वारा जो संदेश दिए गए उन संदेशों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो सुत्त पिटक में। तो संदेश जो महात्मा बुद्ध ने दिए उन संदेशों को अंकित कहाँ किया गया, उपदेश या संदेश बात एक की, तो उपदेशों को कहाँ लिखा गया है, किस ग्रंथ में, तो उसका नाम है सुत्त पिटक। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिलिंद पन्नों, देखिए मिलिंद पन्नों एक ग्रंथ है जिसमें भारत के एक दार्शनिक हुए नागार्जुन, ये नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, और नागार्जुन एवं राजा मिनांडर की, राजा मिनांडर एक विदेशी राजा है, मिनांडर, उसकी वार्ता का उल्लेख कहाँ मिलता है, किस बुक में मिलता है, तो मिलिंद पन्नों। बहुत बार एग्जाम ये प्रश्न बना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए। कौन सा, मिलिंद पन्नों एक बुक है जिसमें नागार्जुन और राजा मिनांडर की वार्ता का उल्लेख मिलता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विनय पिटक में बात करें तो बौद्ध संघ के नियम है। बौद्ध जो बिहार में लोग रहते हैं, जो महात्मा संत लोग, उनके नियमों के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, तो आपको याद रखना है बौद्ध बौद्धों के लिए जो नियम बनाए गए उनका उल्लेख कहाँ मिलेगा, विनय पिटक में। कहाँ मिलेगा, बौद्ध नियम, ठीक। अभिधम्म पिटक क्या है दोस्तों, याद रखना, ये बौद्धों का दार्शनिक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है, दार्शनिक ग्रंथ है। आप इसको बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है, तो आपको याद रखना अभिधम्म पिटक। कौन सा, अभिधम्म पिटक, ठीक। तो सुत्त पिटक में बौद्ध के उपदेश हैं, मिलिंद पन्नों नागार्जुन मिनांडर की वार्ता का उल्लेख है, विनय पिटक में बौद्ध संघ के जो नियम है वो अंकित किए गए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, विनय पिटक। और आपको बता दें बुद्ध चरित बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए, बुद्ध चरित
ये क्या है, बौद्धों की रामायण, इसे कहा जाता है बौद्धों की रामायण। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बौद्धों की रामायण किसे कहा जाता है, तो याद रखना ये कहा जाता है आपके बुद्ध चरित्र को। इस ग्रंथ को किसने लिखा, तो याद रखना अश्वघोष ने लिखा। किसने लिखा, अश्वघोष ने। अश्वघोष क्या, एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा है। क्या लिखा है, बुद्ध चरित्र, और इन्हें बौद्धों की रामायण। और इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन का चरित्र चित्रण अंकित है। बुद्ध चरित्र क्या है, एक ग्रंथ है जो बौद्धों की रामायण कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध, पीडिया ऑफ बौद्ध, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध, ये वसुबंध ने लिखा है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध, ठीक, किसने लिखा है, तो ये किसने लिखा है, आपका वसुबंध ने। ठीक, और साथ ही आप जानते हो एडविन रेनॉल्ड की लाइट ऑफ एशिया, जो बुक है लाइट ऑफ एशिया में महात्मा बुद्ध के जीवन की कहानी है। लाइट ऑफ एशिया में एडविन रेनॉल्ड ने लिखी। किसने लिखी, लाइट ऑफ एशिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है लाइट ऑफ एशिया। किसने लिखी है, महात्मा बुद्ध की जानकारी जीवन परिचय कहाँ से प्राप्त होता है, तो लाइट ऑफ एशिया में किसने लिखा, एडविन एर्नॉल्ड ने। एडविन एर्नॉल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एडविन एर्नॉल्ड ने क्या लिखा, लाइट ऑफ एशिया। बौद्धों की गीता किसे कहा जाता है, धम्मपद को। याद रखना, धम्मपद को बौद्धों की गीता कहा जाता है। बौद्धों की गीता किसे कहा जाता है, तो धम्मपद को। किसको कहा जाता है, धम्मपद को क्या कहा जाता है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध, धम्मपद को बौद्धों की गीता कहा जाता है। कई बार यहाँ से प्रश्न बना है, आपको याद रखना है। ठीक, लाइट ऑफ एशिया आपको बता दिया। और जातक कथाओं में क्या है, जातक कथाएं जो हैं, उन जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां, जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां अंकित हैं। तो याद रखना, जातक कथाएं, बुद्ध चरित्र याद रखना, जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां आपको अंकित मिलेंगी। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देख लेते हैं, प्रश्न क्या दिया, रवि कीर्त के किस चालुक शासक के दरबारी कवि थे। देखिए, रवि कीर्त ने एहोल अभिलेख लिखा है। कौन सा अभिलेख, एहोल अभिलेख किसने लिखा है, तो ये किसने लिखा है, तो ये रवि कीर्त ने लिखा है। इस अभिलेख में, ये संस्कृत में लिखा गया, ब्राह्मी लिपि में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो उल्लेख मिलता है वो किसका मिलता है, तो पुलकेशियन द्वितीय का मिलता है। पुलकेशियन एक शासक हुए, उनका उल्लेख, पुलकेशियन शासक का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो पुलकेशियन सेकंड का उल्लेख मिलता है एहोल अभिलेख में। बताया जाता है कि पुलकेशियन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन आप जानते होंगे, ये हमारे कन्नौज के शासक थे हर्षवर्धन, और इनको हराने वाले शासक कौन थे, तो पुलकेशियन सेकंड ने हराया था। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, एहोल अभिलेख से, जो किसने लिखा है, रवि कीर्ति ने लिखा है। कुमारगुप्त आप जानते होंगे नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखने वाले कौन थे, नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने वाले या नींव रखने वाले तो कौन थे, तो कुमारगुप्त। आप जानते हो गुप्त वंश के महान शासक कुमारगुप्त का संबंध किससे है, तो नालंदा विश्वविद्यालय से, जो एक प्राचीन विद्यालय था, जो बौद्ध लोगों की, मतलब बौद्धों की जो शिक्षा दीक्षा होती थी, यहाँ दी गई सर्वप्रथम नालंदा विश्वविद्यालय। और ये कहाँ है, तो ये बिहार में है। कहाँ पर है, बिहार में। आपने सुना होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, ये पुराने विश्वविद्यालय भारत के, तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा था, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये विश्वविद्यालय हमारा कहाँ स्थित है, तो याद रखना ये हमारा पाकिस्तान में इस जगह पड़ती है। ये इस समय कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपको और याद रखना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये हमारा कहाँ है, ये भी बिहार में, भागलपुर बिहार में है।
ये हमारा कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है भागलपुर बिहार में है। कहाँ पर? भागलपुर बिहार। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए। तो 3 आपको याद रखने हैं। क्या? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में इस समय करंट में, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय हमारा कहाँ है? भागलपुर में। आपको पता है एओल अभिलेख में जानकारी पुलकेशिन सेकंड की, और इसने हर्षवर्धन राजा को हराया था, ये भी जानकारी अंकित है। विक्रमादित्य आप जानते हो, विक्रमादित्य जो प्रथम थे, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिन्हें हम बोलते हैं द्वितीय। अब ये क्या है, इन्हें पता है गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी कला साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो विक्रमादित्य के काल को कहा जाता है। किसमें? किसको? विक्रमादित्य के काल को, या चंद्रगुप्त द्वितीय। उनका नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय, या उसी को बोलते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बात समझ रहे हो? तो उन्हीं के काल को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये उस समय सबसे ज्यादा जो इनके नवरत्न थे, कितने नवरत्न थे? तो 9 इनके कवि मतलब खास जानकार थे, जिसमें आप जानते हो किसका? कालिदास का नाम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कालिदास का नाम। धन्वंतरी राजवैद्य थे, किसके? विक्रमादित्य के राजवैद्य थी, आपको पता है। बरुरिच का नाम आता है, शंकु का नाम आता है, छपंका का नाम आता है, हरिसेन का नाम आता है, बेताल भट्ट का नाम आता है। तो इस तरह से आपके 12 मिहिर का नाम आता है, और अमरकोश। ये 9 लोग हैं, किसके? नवरत्न कहे जाते हैं विक्रमादित्य के। यहां से भी प्रश्न एग्जाम के लिए बन सकता है, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह से आपको रवि कीर्त उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आपको पता है ये पुलकेशिन द्वितीय की बात करता है। किसकी? चालुक्य शासक का दरबारी था पुलकेशिन द्वितीय। का आंसर हो जाएगा। ठीक। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है बांग्लादेश के साथ, चीन के साथ, नेपाल के साथ, या अफगानिस्तान से। देखिए, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा लगी है भारत की। किससे? नेपाल से। ठीक। इसके अलावा आप चीन जानते हो, चीन से हमारी 3488 किलोमीटर। कितनी? 3488 किलोमीटर जो सीमा साझा करता है भारत, चीन के साथ करता है। और साथ ही आप जानते हो पाकिस्तान से सीमा साझा तीसरे नंबर की सीमा। देखो, अफगानिस्तान से हम लोग सीमा साझा करते हैं कुल 106 किलोमीटर की। कितनी? कुल 106 किलोमीटर की। अगर बात करें म्यांमार से हमारी सीमा कितने किलोमीटर लगती है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, म्यांमार से हमारी सीमा लगती है 1643 किलोमीटर। बर्मा जिसे हम लोग बोलते हैं, इतने किलोमीटर सीमा साझा करता है। और सबसे ज्यादा सीमा हमारे किससे लगती है, तो ये 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है बांग्लादेश। सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश भारत से कौन है, तो ये बांग्लादेश है। और सबसे कम सीमा साझा हम लोग किससे करते हैं? अफगानिस्तान से। तो सबसे कम सीमा साझा करते हैं हम लोग, सीमा साझा करते हैं किससे? तो याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम लोग सीमा साझा करते हैं किससे? तो ये करते हैं हम लोग आपके अफगानिस्तान से। आप जानते हो हम लोग पाकिस्तान से भी सीमा लगी हुई है, तो पाकिस्तान से कितनी लगी है? 3323 किलोमीटर। कितनी? 3323 किलोमीटर। और भूटान से हम लोग कितनी सीमा? 7 देश लगे हैं भारत के चारों तरफ, और भूटान से हम लोग 699 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए। कोई भी प्रश्न अगर यहाँ से बनता है क्रम लगाने का, तब आप लगा सकते हो। तो आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश से हम लोग सर्वाधिक सीमा साझा करते हैं, जबकि सबसे कम सीमा साझा करते हैं 109 किलोमीटर की अफगानिस्तान के साथ। जबकि हमने सारे देशों की सीमाओं को बता दिया। तो 7 देशों से हम लोग सीमा साझा करते हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है? ऑप्शन है नंदा देवी, अनाईमुड़ी, दोडा बेटा, महेंद्रगिरी। ये सारी चोटियां देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको याद रखना है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको याद रखना है सबसे ऊंची चोटी हमारी कौन सी है, याद रखना है ये हमारी अनाईमुड़ी है। और ये लगभग कितनी ऊंची है, तो ये याद रखना है। ठीक। दोदा वोटा अगर बात करते हैं तो 2637 किलोमीटर, 2637 मीटर। ये कितनी ऊंची है?
दोदा बेटा आपकी एक्चुअली में नीलगिरी पहाड़ी पर पड़ती है, नीलगिरी की पहाड़ी पर। ये चोटी कहाँ पर है? नीलगिरी की पहाड़ी पर, याद रखना नीलगिरी की पहाड़ी पर तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है 2637 मतलब मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं, मीटर। ठीक। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। ये आपका कितना है? तो 2697 मीटर। कितनी है? 2697 मीटर। ठीक। महेंद्रगिरी की अगर बात करें, ये पूर्वी घाट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पूर्वी घाट। और ये जगह पड़ती है आपकी महेंद्रगिरी उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। और टोटल अगर बात करें तो ये 1501 मीटर ऊंची चोटी है। ठीक। नंदा देवी आप जानते हो 7816 मीटर, 7816 मीटर। ये आपकी कहाँ? उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ पर है? ये उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड की ये सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। ये भी याद रखना। ठीक। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। कौन सी? डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। जबकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुड़ी, 2697 मीटर। और महेंद्रगिरी पूर्वी घाट उड़ीसा पर स्थित है। ठीक, आपको याद होगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, विश्व में सबसे अधिक जल विस्तार किस नदी का है? जल विस्तार की बात कर रहा है। नील नदी दुनिया की विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी, याद रखना दोस्तों, कौन सी है? तो नील नदी। और ये कितनी लंबी है? तो ये लगभग 6700 किलोमीटर लंबी है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है और लगभग कितनी है? 6700 किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है विक्टोरिया झील से। कहाँ से? विक्टोरिया लेक से। याद रखना, विक्टोरिया लेक से एक झील निकलती है जिसको बोलते हैं नील नदी। नील नदी मुख्य रूप से किस किस जगह पे इसको नील नदी के नाम से जाना जाता है? तो आपका खार्तूम एक जगह पड़ती है। और खार्तूम जगह कौन सी है? खार्तूम जगह है आपकी सूडान में, जहां पर इसका नाम क्या पड़ा है? नील नदी नाम पड़ा है। खार्तूम पर ये नदी, दो सहायक नदियां आपस में मिलती हैं, जहां पर नील नदी को नील नदी कहा गया है। और आप जानते हो कहिरा, मिस्र में कहिरा के निकट, मिस्र आप जानते होगे, मिस्र जो जगह है वहां पर एक उसकी राजधानी क्या है? कहिरा। तो कहिरा के निकट पड़ता है भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। कौन सी नदी? आपको याद रखना है, नील नदी। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, आपको बता दें। सिंधु नदी की बात करें तो कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर से ये झील निकलती है। ठीक, मानसरोवर से ये झील मतलब ये नदी निकलती है। कौन? सिंधु। बोखरचू हिमानी, याद रखना, बोखरचू, इसका उद्गम क्या है? बोखरचू हिमानी से ये नदी निकलती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक, ये भारत से किस ओर बहती है? तो आपको याद रखना है, ये बहती है पाकिस्तान की ओर, सिंधु नदी। और सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? झेलम नदी, चिनाब नदी, ब्यास नदी। और आपका और कौन सी नदी है? तो याद रखना है आपको। ठीक, तो 5 नदियां भारत से सिंधु नदी से मिलती हैं। तो सिंधु नदी आप जानते हो ये कहाँ? ये तिब्बत से भारत में आती है और भारत से पाकिस्तान में बहती है। ठीक, और अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो सिंधु नदी का उद्गम क्या है? बोखरचू हिमानी से इसका उद्गम होता है। कैलाश मानसरोवर पर्वत जो पड़ता है राकस झील से। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात समझ लीजिए, अमेजन नदी की बात कर लेते हैं। अमेजन नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये लगभग 6300 किलोमीटर में फैली हुई नदी है। और आप जानते हो ये एंडीज पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? एंडीज पर्वत से। और एंडीज पर्वत पर एक जगह है जिसको बोलते हैं लैको विलफेरो, लैको विलफेरो। ये जगह है एंडीज पर्वत से जहां से इसका उद्गम होता है, लैको विलफेरो से, अमेजन नदी का। और दुनिया की मतलब सबसे ज्यादा जल विस्तार किस नदी का है? तो अमेजन नदी का। तो दुनिया की सबसे ज्यादा जल को लेकर चलने वाली नदी कौन सी है? अमेजन नदी। ये मुख्यतः किस देश में बहती है? तो याद रखिए, ये मुख्यतः ब्राजील क्षेत्र में बहती है। और ये सबसे अधिक
यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है, इस नदी के दोनों ओर अमेजन बेसिन में। तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश भी कौन सा है, ये भी याद रखना है, ये हमारा ब्राजील है। और यहाँ से एक नदी गुजरती है जिसको बोलते हैं अमेजन नदी। क्या बोलते हैं, अमेजन नदी। और एंडीज पर्वत जो है, यहाँ से ये लेको बिलफेरो जगह से निकलकर ये अपना जल गिराती है कहाँ, तो अटलांटिक महासागर में इसका जल जाता है, कहने का मतलब। ठीक। ब्रह्मपुत्र आप जानते हो, ब्रह्मपुत्र एक जो नदी है, ये तिब्बत से भारत में बहने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र, और इसको सांगापो नदी के नाम से भी जाना जाता है, सांगापो नदी के नाम से। एरलुंग जंगप्पो नदी भी इसको चीन में बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। और 1100 किलोमीटर ये तिब्बत में बहते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश के एंगाब दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी, तो याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी। जहां इसको क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र असम में, और यहाँ पर एक नदी द्वीप का निर्माण करती है जिसको बोलते हैं माजुली द्वीप। जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन नदी बनाती है, माजुली द्वीप कौन सी नदी बनाती है, तो याद रखना असम में माजुली द्वीप बनाया है किसने, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी ने, याद रखना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। और इसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। आइए, तो अब्बा की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अमेजन नदी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। म्यांमार का सबसे बड़ा जाति समूह कौन सा है। देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन सेंटलीज रख देते हैं। सेंटलीज ये भारत की एक जनजात है जो कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है हमारे अंडमान निकोबार पर। ये भी याद रखना, सेंटलीज बहुत ही इंपॉर्टेंट जनजाति है और ये कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार पर। लेकिन यहाँ प्रश्न ये दिया, म्यांमार की सबसे बड़ी जाति का नाम क्या है। ऑप्शन है रोहिंग्या, बामर और कुरैन या सेंटलीज। तो देखिए बामर जाति जो यहाँ की है सबसे बड़ी जाति है, सबसे ज्यादा बड़ा जन समुदाय किसका है। और रोहिंग्या जन समुदाय की बात करें तो म्यांमार की सबसे खतरनाक जाति, इसमें मुस्लिम लोग हैं और इन्होंने भारत में आकर रोहिंग्या जो शरणार्थी थे उन्होंने कई सारे हिंदुओं को मारा था। ये मुद्दा काफ़ी दिनों तक भारत में चला था रोहिंग्या मुसलमानों के लिए, और काफ़ी खतरनाक जाति के रूप में जानी जाती है, जनजाति है रोहिंग्या। ठीक, तो सबसे बड़ी जनजाति म्यांमार की कौन सी है, बामर जनजाति। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसने बारदोली सत्याग्रह की शुरुआत की थी। देखिए ऑप्शन दिए, लाला लाजपत राय ने, एमसी नेहरू ने, यानी एमसी नेहरू का मतलब मोतीलाल नेहरू, ठीक, वल्लभ भाई पटेल ने या गांधी जी ने। देखिए आप जानते हो कई सारे सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह से किसका नाम जुड़ता है, तो यहाँ पर गांधी जी। चंपारण सत्याग्रह आपने किसने चलाया था, तो आपको पता होगा ये गांधी जी ने शुरू किया था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। कब, 1917 में। 1918 में गांधी जी ने एक और अभियान चलाया था, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, मील मजदूर आंदोलन काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ये कब चलाया था, तो 1918 में। ठीक, याद रहेगा। अब देखो सबसे बाद वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। और इसमें किसानों के लिए ये जो बारदोली है जगह, बारदोली सत्याग्रह किसने किया था, तो सरदार पटेल ने किया था। और यहीं पर इन्हें सरदार की उपाधि से नवाजा गया था। और अंग्रेजों से किसानों के लिए इन्होंने लगान माफ किया था। तो किसानों के लिए किया गया पहला काम था लगान की बात यहाँ हुई थी, लगभग 25% लगान देना था। और इन्होंने कम कितना करवाया था, तो 6.03%। इतना लगान अंग्रेजों को देना पड़ा किस सत्याग्रह के बाद, तो बारदोली सत्याग्रह के बाद। और इसमें अहम भूमिका किसने निभाई थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहम भूमिका निभाई थी। लाला लाजपत राय को जानते हो, साइमन गो बैक के नारे लगाए थे 1928 में, और अंग्रेजों ने इन पर लाठियां बरसाई थी, याद है। तो उसमें साइमन कमीशन जब भारत आया था तब इन पर लाठियां पड़ी थी और उनकी बाद में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। आपको पता होगा साइमन कमीशन बना कब था, तो 1927 में, लेकिन भारत कब आया था, तो 1928 में। और साइमन गो बैक के नारे आपके लगाए गए थे, तो वल्लभ भाई पटेल ने लीड आउट किया था और इन पर लाठियां बरसी थी। ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए आज की इस सेशन में बहुत ही हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किया। तो दोस्तों हम बहुत अच्छे शानदार प्रश्नों के साथ अन्य सभी क्लासों में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद साथियों, हमारे साथ जुड़े रहिए।